हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट लेक्चर रहा है ना डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का, उसमें हमने क्या सीखा है? उसमें हमने सीखा है सारे फॉर्मेट्स। ठीक है, हमने सीखा रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाना है, हमने सीखा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यदि बनाना है तो उसका फॉर्मेट क्या होना है, हमने सीखा कि पार्टनर का लोन अकाउंट अगर बनना है तो उसका फॉर्मेट क्या होना है, हमने सीखा कि बैंक अकाउंट यदि बनना है तो उसका फॉर्मेट क्या होना है। और उससे भी पहले बताया गया कि डिसोल्यूशन एग्जैक्टली क्या होता है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, क्यों होता है, कब होता है, कैसे होता है, क्या स्टेप होता है, क्या प्रोसीजर होता है, सब बताया समझाया। दैट वाज अ कंप्लीट गो कि अबाउट 42 मिनट्स का लेक्चर था वो, और उसमें ये सारी चीज़ें केवल कॉन्सेप्ट एंड फॉर्मेट एक्सप्लेन की गई थी। और वो जो फॉर्मेट था दैट वाज सफिशिएंट एनफ टू एकोमोडेट द कंप्लीट चैप्टर और एनी क्वेश्चन टू कम। मतलब कोई भी क्वेश्चन अगर आ जाए और किसी भी रिलेटेड हो, और तो मैक्सिमम उस फॉर्मेट में कोशिश की गई थी कि सारी चीज़ें आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है कभी भी कि वो फॉर्मेट सारे सवालों में अप्लाई होगा पूरा, राइट? किसी सवाल में वो आधा अप्लाई होगा, किसी सवाल में वो 25% अप्लाई होगा, किसी सवाल में वो पूरा अप्लाई होगा। तो आपको करना क्या है कि लेकिन फॉर्मेट आपको मालूम ज़रूर होना चाहिए, तो इसलिए उसमें पूरा लेंदी डिस्कशन हमने किया था, ढंग से सिखाया था चीज़ों को। अब उसको किसी सवाल को सोल्व करते समय कैसे इंप्लीमेंट करेंगे ये अभी हमें सीखना है। एक न्यूमेरिकल, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का हमारे सवाल आता है एग्जाम में तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे ये हमें सीखना है। आपको बताया गया था कि आपके पास क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट होती है, आपको बताया गया था कि फिर कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, और उस बैलेंस शीट और दी हुई एडजस्टमेंट्स की हेल्प से पूरा न्यूमेरिकल अपने सोल्व करना होता है। अब सिंपल सा कोई क्वेश्चन लेने पर हमारा पर्पस सोल्व नहीं होता, तो हमने ऐसा क्वेश्चन डिलिबरेटली लिया है, सोच समझकर सिलेक्ट किया है जिसके अंदर सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाएं। कि अगर हम किसी एसेट से नकद पैसा रियलाइज कर रहे हैं कैश में तो फिर हम क्या करेंगे, अगर हम किसी एसेट को कोई पार्टनर ले रहा है, लायबिलिटी को कोई पार्टनर ले रहा है तो हम कैसे रिकॉर्ड करेंगे, सारी चीज़ें हैं। और कुछ टेक्निकल कैलकुलेशंस होती हैं जो हमें क्वेश्चन में परेशान करती हैं, तो उन सबको इसमें इंक्लूड करने की पूरी कोशिश की गई है। और उसको वर्किंग नोट में कैसे हैंडल करेंगे, उसका वर्किंग नोट भी होगा रिलेटेड, तो वो भी इसमें समझाने की पूरी कोशिश की जाएगी। आप सवाल जैसे जैसे सुनते सीखते समझते जाओगे तो आपको पता चलेगा कि क्या सीक्वेंस एग्जैक्टली होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि यही क्वेश्चन एग्जैक्टली एग्जाम में आ जाएगा, राइट? ये भी आपको एक पूरा सवाल, ढंग का सवाल करने की एक प्रैक्टिस हो जाएगी। फिर चाहे सवाल इससे हल्का आए या वो, फिर आगे के सवाल भी होंगे, राइट, इंसॉल्वेंसी से रिलेटेड। पहले ये देखते हैं क्या कहानी है इसके अंदर। सवाल में है कि ए, बी और सी, द रेशियो ऑफ देयर पार्टनरशिप इज टू बी 6:2। 6:2 के रेशियो में ये लोग पार्टनर हैं, रेशियो 6:2 है। और डिसॉल्व किया उन्होंने बिजनेस को 31 मार्च 2019 को, 2019, राइट? और उस डेट पर बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन हमारे पास है स्टूडेंट्स। अब मैं एक तरीका ये कि मैं इसको पूरा पढ़ूं, एक्सप्लेन करूं, फिर सोल्व करूं, राइट? तो वो आपकी ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम कर देगा। और एक तरीका ये है कि जैसे मैं पढ़ता चलूं उसको मैं वैसे सोल्व करूं। ये हमारी एक टेक्नोलॉजी है, ये हमारी टेक्निक है, ये हमारा मेथड है जो हम अपनाते हैं और जो हम चाहते हैं कि आप सीखें। जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे सोल्व करते जाएंगे। आपको आइडिया तो देखने पे भी दिख रही होगी एडजस्टमेंट का लेवल, बाकी सोल्व करेंगे तो पता चल जाएगा। अभी लास्ट लाइन में पढ़ लेता हूं कि क्लोज करनी है बुक्स मुझे और प्रिपेयर करने लेजर अकाउंट्स, राइट? तो डिसोल्यूशन के टाइम पर अगर बुक्स मुझे क्लोज करनी है तो मुझे बनाने होंगे रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर का कोई लोन है तो वो बनाना पड़ेगा, फिर बैंक अकाउंट बनेगा। तो देखिए इन दिस, ये हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन का पार्ट है। अभी मैं रियलाइजेशन अकाउंट बनाऊंगा इन सॉल्यूशन, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे इसको हैंडल करेंगे ध्यान से सब लोग देखेंगे। फिर उसके बाद हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्योंकि मैंने आपको सिखाया है
कि साहब क्वेश्चन की जो सीक्वेंस होती है वही सॉल्यूशन की होती है, तो फिर पार्टनर्स कैपिटल के लिए हम ऐसा वेट नहीं करेंगे कि रिलाइजेशन का आंसर आ जाएगा तब बनाएंगे, हम सेम टाइम पे बनाएंगे। और ऐसे बनाना सीखोगे तो फिर क्वेश्चन में छोटी छोटी चीज़ों को बार बार ढूंढने के लिए नहीं देखना पड़ेगा आपको, राइट? टाइम बचेगा। नहीं तो 3 घंटे भी कम पड़ते हैं एक सवाल को सोल्व करने के लिए। प्रॉपर स्ट्रैटेजी के साथ 30 मिनट, 15 मिनट, 10 मिनट काफ़ी होते हैं, 10 से 15 मिनट। लेकिन क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो लेक्चर ये थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा। समझाना और सोल्व करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो देखिए इन दिस पार्टनर, बच्चे कहते हैं कि साहब कह तो रहे थे 15 मिनट में कर देंगे, लग गया आधा घंटा। तो ये समझाने में लगता है, केवल अगर सोल्व ही करना है तो नहीं लगता है वो, ठीक है? पार्टनर है हमारे ए, बी और सी। ए, बी एंड सी, क्लियर? अब देखिए उन्होंने कहा 6:2 का उनका रेशियो है, तो यही रेशियो काम आएगा, ओल्ड रेशियो यही है फर्म में। कैपिटल आपकी जो है बैलेंस शीट से मैं जो भी चीज़ें देखूंगा उसको मैं ट्रांसफर करूंगा, उसे हम कहते हैं स्क्वायर ऑफ द पोजीशंस। तो कैपिटल आपकी 18250 है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कर लीजिए, दैट इज 18250 ए के लिए, एंड बी के लिए है 13,000। कैलकुलेशन साथ साथ जैसे जरूरत पड़े करेंगे आप लोग, राइट? 12,100 सी की आपकी जो है कैपिटल है। क्रेडिटर्स रियलाइजेशन के क्रेडिट में जाते हैं, जैसा हम जानते हैं लायबिलिटी यहाँ जाती हैं, एसेट यहाँ ट्रांसफर होती हैं, बिकती एसेट यहाँ पर हैं, यहाँ लायबिलिटीज़ का पेमेंट होता है। दोबारा बोलता हूँ, एसेट यहाँ ट्रांसफर होती है, लायबिलिटी यहाँ ट्रांसफर होती है, एसेट बिकती यहाँ पर है क्रेडिट में, पेमेंट लायबिलिटीज़ का यहाँ होता है। पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है यहाँ करता है, लायबिलिटी टेक ओवर करता है यहाँ करता है। तो अभी कहानी क्या है, कैपिटल लिख दी मैंने, क्रेडिटर लिख दिए, क्रेडिटर लिख देते हैं, शॉर्ट में लिख दिया क्रेडिटर्स 1800। फिर उसके बाद में लोन लिखना है मेरे को। पार्टनर का लोन होता तो उसका अकाउंट अलग से बनता, लेकिन केवल लोन है ना, तो फिर उसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे 10450, राइट? फिर इसके बाद सन्ड्री एसेट्स यहाँ पर ट्रांसफर कर दीजिए, लायबिलिटी साइड खत्म हो गई तो 2 सन्ड्री एसेट्स जाएंगी। सन्ड्री एसेट्स को हम शॉर्ट में ये लिखते हैं SA, इसका अमाउंट हो गया 25,100। फिर इसके बाद आपका जो है स्टॉक है, इसे थोड़ा सा यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। इसके बाद आपका क्या है, स्टॉक है, कितने का है 12,340। फिर इसके बाद आपका फर्नीचर है, कितने का है 10,300। फिर आपके डेटर्स हैं, डेटर्स शॉर्ट में लिख दिया मैंने 7260। कोई स्टूडेंट कह सकता है मेरे से कि नेट अमाउंट लिख दो 6900, तो अगर ये पीबीटी की जगह बेड डेट्स होता ना क्वेश्चन में, 7260 माइनस 360 जो है बेड डेट्स होता, तो मैं नेट अमाउंट लिख देता जो भी आ रहा था 6900। लेकिन क्योंकि ये बेड डेट्स नहीं है, पीबीडी है, तो बेटर ये होगा कि आप पूरा अमाउंट लिखें यहाँ पर और पीबीडी को अपोजिट साइड में नोट करें। क्लियर? पीबीडी को अपोजिट साइड में नोट करें, जैसा मैंने सीन बताया था स्पेसिफिक रिजर्व्स का, फंड्स का। तो कितने की है पीबीडी 360। कैश 960 का है, कैश का मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, तो मैं यहाँ बना लेता हूँ कैश का अकाउंट, थोड़ा सा इधर बना देता हूँ कैश का अकाउंट। कैश का ओपनिंग बैलेंस कितना है, दैट इज 960। अभी मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, केवल बैलेंस शीट को ट्रांसफर किया है इधर से उधर, बैलेंस शीट के आइटम्स को ट्रांसफर किया है। अब मैं जरा ये देख लेता हूं कि पहली एडजस्टमेंट क्या है। ए फर्नीचर को लेगा 9400 में, ठीक है, एक बात खत्म हो गई, आगे क्या करेगा वो देख लेंगे। फर्नीचर को दे दो इसको, इसने फर्नीचर लिया बाय एस कैपिटल,
जो लिया, अच्छा फर्नीचर के साथ ये डेटर भी ले रहा है, फर्नीचर को लिया है इसने 9400 में और डेटर्स भी लिए हैं इसने, और डेटर्स के बाद कुछ लैंग्वेज है कि 6000 वाले डेटर्स 5160 में लिए हैं, राइट। तो जितने में लिए हैं वो रिकॉर्ड होता है। 9400 में उसने फर्नीचर लिया, 5160 में उसने डेटर लिए, ये चीज मैं रिकॉर्ड करूंगा। तो नंबर 1 इसने फर्नीचर लिया, कितने में लिया, दैट इज 9400। सेकेंड इसने डेटर्स को लिया, कितने में लिया, 5160। ये बात मीनिंग तो रखती है कि इसने 6000 वाले डेटर्स को 5160 में लिया, लेकिन हमें जो रियलाइजेशन में रिकॉर्ड करना है वो जितने में लिया वो रिकॉर्ड होता है। अभी मैं इस बात को समझाने के लिए यहां पर ड्रॉ कर देता हूं कि डेटर्स मेरे थे कितने के, वर्किंग नोट है ये, वर्किंग नोट। तो डेटर्स का टोटल अमाउंट मेरा कितना था, 7260, क्लियर। जिसमें से ए ने 6000 वाले डेटर्स को लिया है, ए ने 6000 वाले डेटर्स को लिया है कितने में, 5160 में, और बचे हुए डेटर्स कितने हो गए, रिमेनिंग 7260 में से 6000 के डेटर्स ए ने ले लिए 5160 में, बचे कितने के डेटर्स, 1260। हाउ कम, 7260 माइनस 6000, 1260, क्लियर। आगे देखते हैं, ये बात आगे काम में आएगी हमारे, क्लियर। ही ऑल्सो एग्रीज टू पे क्रेडिटर्स एट बुक वैल्यू, क्रेडिटर्स का पेमेंट बुक वैल्यू पे करने को तैयार है। तो क्वेश्चन कम्स कि व्हाट इज द बुक वैल्यू। बुक वैल्यू इज द वैल्यू विच इज रिटन द बुक्स, एंड बुक्स का मतलब यहां पर ऐसा नहीं है कि बुक्स बुक होगी कोई, बुक का मतलब यहां पर बैलेंस शीट है। क्या है बुक का मतलब, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जो क्रेडिटर्स की वैल्यू लिखी हुई है उतने में वो उनको पे करने को तैयार है। तो बैलेंस शीट में से ही तो मैंने यहाँ पर लिखी है वो क्रेडिटर्स की वैल्यू 1800, तो इतने में वो पेमेंट करने को तैयार है। अगर कोई पार्टनर किसी लायबिलिटी को लेता है तो मुझे यहाँ पर लिखना होता है रियलाइजेशन के डेबिट में 2A's कैपिटल करके लिखना होगा। क्या लिया इसने, क्रेडिटर, कितने में लिया, बुक वैल्यू पे लिया, 1800 इज द बुक वैल्यू, नो प्रॉब्लम इन दिस। एडजस्टमेंट 1 इज ओवर। आई रिपीट, फर्नीचर 9400 में लिया, मैंने दिखा दिया। डेटर्स 6000 वाले 5160 में लिए, मैंने दिखा दिए। बचे हुए डेटर्स 1260 के रह गए, वर्किंग नोट में लिख दिए। आगे जैसे इसके बारे में कहेगा वैसे इसको सोल्व करेंगे। बी पॉइंट, बी तैयार है, बी ए पॉइंट में ए तैयार है, बी पॉइंट में बी तैयार है, सी पॉइंट में सी तैयार है, इस तरीके से दिए सीक्वेंस। तो बी पॉइंट में बी तैयार है स्टॉक लेने के लिए 10200 में। तो अभी ए ने जो जो ले लिया वो टोटल कर दीजिए, 9400 एंड 5160, तो 14560, 14560। अभी आगे देखिए आप, बी तैयार है स्टॉक को लेने के लिए 10200 में, तो बाय बीस कैपिटल अकाउंट स्टॉक को ले रहा है। ये कितने में ले रहा है, 10200 में ले रहा है। और पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट के एक पार्ट को से रिलाइज हो रहा है। दोबारा सुने, बी एग्रीड टू टेक ओवर स्टॉक 10200 लिख दिया, एंड ए पार्ट ऑफ सन्ड्री एसेट, मतलब बी सन्ड्री एसेट को भी ले रहा है। बी इज ऑल्सो टेकिंग टू द सन्ड्री एसेट, तो मैं लिख देता हूं बी इज टेकिंग टू सन्ड्री एसेट। 11700 में ले रहा है, तो यहां तो हमें ये लिखना है कि जितने में ले रहा है, यहां तो हमें वो लिखना है जितने में ले रहा है। उसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी उससे मतलब अभी नहीं है, राइट। तो बी ने क्या किया, स्टॉक लिया 10200 में और सन्ड्री एसेट का एक पार्ट लिया 11700 में। तो ये टोटल अमाउंट हमारा कितना हो गया,
ये टोटल अमाउंट स्टूडेंट्स हो गया हमारा 21,900। ठीक है जी, आगे देखते हैं। ऐसा नहीं है कि ये ब्रैकेट में लिखा है इसका इंपॉर्टेंस नहीं है, इसका भी इंपॉर्टेंस है। उसके लिए मैंने यहाँ एक स्पेस छोड़ा हुआ है समझाने के लिए, राइट। ये वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा। वर्किंग नोट 1 वो रहा, वर्किंग नोट 2 ये रहा। देखिए, सन्ड्री एसेट्स का प्रोग्राम। व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ सन्ड्री एसेट्स अवेलेबल इन द बैलेंस शीट एसेट साइड? 25,100, राइट। एंड व्हाट इज गिवन इन एडजस्टमेंट सेकंड रिलेटेड टू सन्ड्री एसेट? बी ने सन्ड्री एसेट का एक पार्ट लिया 11,700 में, और जो 11,700 में उसने लिया है वो उसकी बुक वैल्यू से 10% है, 10% कम है। जो उसने 11,700 में लिया है वो बुक वैल्यू से 10% लेस करके लिया है। तो बुक वैल्यू जितनी भी थी उससे 10% कम करके लिया। अगर मैं बुक वैल्यू को 100 मान लूं, 10% कम कर दिया तो 90% पे लिया, इसका मतलब ये हुआ। तो 11,700 जो अमाउंट पे उसने लिया है वो 90% है। क्लियर? तो 25,100 में से जो बी ने लिया 11,700 में, वो उसने 10% कम करके लिया, मतलब 90% पे लिया। तो उसकी 100% वैल्यू कब आएगी? जब मैं इसे 90 से डिवाइड करूंगा और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो आएगी 13,000। दोबारा सुनिए, बी ने सन्ड्री एसेट का एक पार्ट 11,700 पे लिया, वो तो मैंने सीधे दिखा दिया जितने में लिया। फिर उसने हमसे ये कहा कि जो 11,700 में वो ले रहा है बुक वैल्यू से 10% कम है वो। तो बुक वैल्यू मान लो 100 थी, 10 कम कर दिया तो 90 पे लिया। तो 11,700 इज द अमाउंट विच इज 90%। तो 100% क्या होगा? 100% बुक वैल्यू हो गई 13,000। तो इस 13,000 बुक वैल्यू का 10% 1,300 रुपये कम करके उसने लिया उसे 11,700 में। ये कहानी है। उसकी एक्चुअल बुक वैल्यू उस एसेट की जिसको बी ने लिया वो 11,700 नहीं है, वो 13,000 रुपये। 11,700 10% कम करके आई वैल्यू थी, 90% थी। 90 से डिवाइड किया, 100 से मल्टीप्लाई किया तो बुक वैल्यू आई उसकी। इज दैट ओके? ठीक है जी। अब देखिए रिमेनिंग निकालते हैं। रिमेनिंग हमारी सन्ड्री एसेट कितनी रह गई? 25,100 में से 13,000 की बुक वैल्यू की कौन ले चुका? बी। कितनी बची? 12,100 बची। ठीक है, अब आगे देखते हैं। सी तैयार हो गया, राइट। थर्ड एडजस्टमेंट सी। सी एग्रीज टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। व्हाट आर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट? दिस इज द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90%। ये बुक वैल्यू है रिमेनिंग सन्ड्री एसेट की। कौन ले रहा है? सी ले रहा है। कितने पे ले रहा है? 90%। कर दूं मैं इसका 90%। लेस 300 एज अलावेंस। इसमें से 300 रुपये अलावेंस के भी लेस करने की कह रहा है। लेस 300 एज अलावेंस। पहला काम तो मुझे इसका 90% निकालना है। जो भी 90% आए उसमें से मुझे 300 रुपये और घटाने हैं। 12,100 रुपये का 90% कितना आया? 10,890। और अगर उसमें से मैं 300 और घटा दूं तो 10,590 हो गया, 10,590। क्लियर? दोबारा देख लेते हैं। सी एग्री टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट एट 90% ऑफ बुक वैल्यू लेस 300 एज अलावेंस। देन फॉर आफ्टर बी टेकन ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स आर 12,100। इसका 90% आपका 10,890, राइट। और उसमें से 300 रुपये अलावेंस के लेस करूंगा मैं, तो कितना रह जाएगा? 10,590। लेस 300 एज अलावेंस। 10,590 में लिया किसने? सी ने। तो अब मैं सी का नाम लिख दूं यहां पे, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, राइट। रिमेनिंग सन्ड्री एसेट ली इसने, कितने में ली? 10,000
590. I hope it is very clear up to this point. Nothing I have left, nothing I have just skipped. To the best of my efficiency I have explained it. अब आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट इज सी ऑल्सो एग्रीड टू पे लोन टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ 900. सी तैयार हो गया लोन का पेमेंट करने के लिए, इंटरेस्ट 900 रुपये की जोड़कर, जो कि बुक्स में लिखी नहीं है. देखो, पार्टनर अगर लोन का पेमेंट करता है, मतलब लाइबिलिटी का पेमेंट करता है, तो हम टू रियलाइजेशन में टू पार्टनर्स कैपिटल करके लिखते हैं. क्या लिया इसने? लोन. क्या लिया इसने? लोन. लेकिन इंटरेस्ट जोड़ के लिया. लोन था कितने का? 10,450 का. तो 10,450 का लोन था, उसमें 900 रुपये इंटरेस्ट के साथ लिया उसने. दोबारा सुन लो. सी ऑल्सो एग्रीड टू पे लोन टुगेदर विद इंटरेस्ट ऑफ ₹900 not recorded in the books. What is not recorded? Loan. Loan is recorded in the books. Loan is there. Loan is 10450. But the interest he is paying, उसके साथ वो इंटरेस्ट दे रहा है 900 रुपये की, that is not recorded in the books. जो 900 रुपये की इंटरेस्ट भी वो दे रहा है, वो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं है, राइट? वो अनरिकॉर्डेड है. तो हमें तो ये दिखाना है कि सी ने उस लोन को लिया कितने में. 10,450 उसकी वैल्यू है ना, और उसने 900 रुपये ब्याज के भी देने को तैयार है. वो जोड़ दो, सिंपल. 11,350. अभी देखो, कुछ बच्चों की कंप्लेंट आती है, साहब क्या आप मुझसे कहते हो, आप ना उस पर लेक्चर में बहुत छोटा लिखते हो. अब मजबूरी है, मैं बड़े, ये एक्चुअल में एक स्टैंडर्ड साइज नहीं है, स्टैंडर्ड से बड़ा साइज का बोर्ड है जिस पर मैं लिख रहा हूँ. और ऐसा अगर हमें सवाल सोल्व करना होता है तो इसमें जितना लिखो उतना कम होता है. कोशिश करते हैं बड़ा लिखने की, लेकिन एकोमोडेट सवाल भी करना होता है, तो ये एक लिमिटेशन है, राइट? तो एडजस्ट थोड़ा सा करना पड़ेगा. मेरे लिए तो पूरा दीवार पे बोर्ड लगा दो, वो भी छोटा पड़ता है. तो 11,350, राइट? 10,450 आपका लोन का अमाउंट, 900 रुपये इंटरेस्ट का अमाउंट, 11,350 में सी ने लिया. पे किया होता तो टू बैंक करके लिखते, सी ने लिया है तो टू सीज कैपिटल करके लिख दिया. आगे देखते हैं. सी ऑल्सो एग्री टू पे, ये पॉइंट हो गया हमारा. फिफ्थ पॉइंट, डिसोल्यूशन एक्सपेंस है 810 रुपये के. हमारा बैंक अकाउंट बना रहे हैं हम, कैश अकाउंट, कैश अकाउंट. तो फिर मैं कैश से पेमेंट करूंगा इन एक्सपेंसेस का. कितने के हैं? रियलाइजेशन एक्सपेंस 810. फिर इसके बाद देखिए आ गया जिसका बेसब्री से इंतजार था, लास्ट पॉइंट. द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी. दोबारा सुने. द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी एट 50% ऑफ बुक वैल्यू. ये रहे हमारे रिमेनिंग डेटर्स जो हमने स्टार्टिंग में नोट कर रखे हैं. इसको हमने डेट कलेक्टिंग एजेंसी को दे दिए. कि डेट कलेक्टिंग एजेंसी क्या होती है बता देता हूँ. पुरानी जो प्राइवेट, मतलब जो जितनी भी प्राइवेट कंपनियां होती हैं, वो किसी को लोन देती हैं ना, तो वो अगर उधार लोन देती हैं या उधार देती हैं, तो वो पैसा अगर एक टाइम तक नहीं आता है, वो वेट करती हैं, तो फिर वो ना प्रोफेशनल्स हायर करती हैं, एजेंट, रिकवरी एजेंट, उनको भेजती हैं घरों पे पैसा कलेक्ट करने के लिए. तो उनको कमीशन बेस देते हैं, जितना तुम कलेक्शन करके लाओगे उस पर तुम्हें कुछ परसेंटेज कमीशन मिलेगा, राइट? तो वो कहानी होती है. अब जैसे HDFC बैंक है या ICICI बैंक है, ये लोग होम लोन वगैरह दे देते हैं, और अगर किसी की किस्त रह गई तो एजेंट घर पहुंच जाते हैं कि साहब पैसे दो, राइट? और जैसे मान लीजिए वो है, लेकिन नेशनलाइज बैंक से लोन लिया तो उस पर वो एजेंट वेजेंट नहीं, इसलिए लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं सरकारी से लो, राइट? तो यहाँ पर हमारी जो फर्म है, इसने भी क्या किया कि उधार माल बेचा, डेटर हुए, उन्होंने पेमेंट नहीं किया, तो हमने हायर किया एजेंट्स को, और उनके थ्रू हम पैसा कलेक्ट करवा रहे हैं. तो उसको जब हम कलेक्ट करवा रहे हैं तो वो अपना कमीशन काटेगा. तो डेट कलेक्टिंग एजेंसी हमें कितना दे पाई है? 50%. दोबारा इस एडजस्टमेंट को पढ़ लेते हैं समझने के लिए ढंग से. द रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी, मतलब हमने उस एजेंट को दे दिए 50% पे. इसका मतलब ये होता है वो कितना भी वसूले, उसे 80% पे वसूले, 90% वसूले, पूरा वसूल ले, हमें तो वो 50% पैसा दे जाए.
तो डेट कलेक्टिंग एजेंसी जो एजेंट होगा वो पूरा वसूलने की कोशिश करेगा, जितना ज़्यादा वसूल लेगा, इसे तो कम, फर्म को तो 50% ही देना पड़ेगा, बचा हुआ उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ये कहानी है। तो अभी सवाल के अंदर तो केवल इतना सा है कि रिमेनिंग डेटर्स कितने के हैं, 1260 के, और एजेंसी से हमें कैश कितना मिला, इसका 50%। कैश फ्रॉम एजेंसी, कौन सी एजेंसी, एजेंट, डेट कलेक्टिंग। तो 1260 रुपये का 50% अगर मैं कैलकुलेटर से करूंगा तो 630 आएगा, और बिना कैलकुलेटर के भी 630 आएगा। अब देखो इन दिस बाय बैंक अकाउंट, डेटर्स से मेरे पास आ रहा है 630 रुपीज़। अच्छा, इसमें इसके बाद और कुछ रह नहीं गया एडजस्टमेंट में। अब मैं ये देख लेता हूँ कि रियलाइजेशन अकाउंट में क्या पेंडिंग है। रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिटर्स का क्या हम पेमेंट कर चुके हैं, मतलब ए ने ले लिया था। क्या हम लोन का पेमेंट कर चुके हैं, सी ने ले लिया था। अगर नहीं लिया होता सी ने तो हमें पेमेंट करना पड़ता है। ऐसी लायबिलिटी जिसका पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, किसी पार्टनर ने नहीं लिया है, या फिर क्वेश्चन में नहीं बताया है कि इसे पे करना है, तो फिर हम उसको टू कैश करके पे करते हैं। क्लियर, उसको हम क्या करते हैं, टू कैश करके पे करते हैं। अब देखिए इन दिस, इसके बाद की कहानी क्या चल रही है, और पीवीडी का पेमेंट होता नहीं है। अब आप क्या करोगे, ये बनाओ, रियलाइजेशन अकाउंट का वो निकालो, प्रॉफिट या लॉस। तो वो कितना आ रहा है, कैलकुलेट करके देखो, 68,960। ओके, 68 प्रॉफिट आ रहा है, लॉस 68,960। ये हमारा जो लॉस आ रहा है वो तीनों में बटेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। लॉस या प्रॉफिट कैलकुलेट करिए आप। 8670 रुपीज़ का आपका लॉस है। इसको बांटो 6:2 के रेशियो में, 6:2, इसका 6:2 का मतलब होता है 6/10, राइट, 2/10 एंड 2/10, तो ये 5 एंड 1734, ये 6:2 के रेशियो में, इसका टोटल यही आएगा 8670, राइट। अच्छा एक बात, ये हमारा है आंसर 8670, राइट। गिव मी द कैलकुलेटर प्लीज, समवन, मैनुअल कैलकुलेटर। करना कुछ भी नहीं है, एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेते हैं। 25,100 प्लस 12,340 प्लस 10,300 प्लस 7,260 प्लस 18,000 प्लस 111,350 प्लस 810 माइनस 1800 माइनस 10,450 माइनस 360 माइनस 14,560 माइनस 21,900 माइनस 10,590 माइनस 630, 8670 इज द आंसर। अभी देखिए इन दिस करना क्या है, अब इसके बाद पार्टनर्स कैपिटल कंप्लीट करना है और कैश अकाउंट कंप्लीट करना है, और कुछ नहीं करना है। तो देखो बच्चों, इसमें अब नकल करनी है आपको, जो भी आप कर चुके हो रियलाइजेशन अकाउंट से, वहां से कैपिटल अकाउंट से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है उसको पोस्ट करना है। तो आपको देखना है कैपिटल अकाउंट में कहाँ क्या है। एक तो ये 1800 रुपये हैं ए की कैपिटल में, सी की कैपिटल में 11,350, राइट। ये टू साइड से बाय में ट्रांसफर होंगे, बाय रियलाइजेशन अकाउंट। किस चीज़ के हैं ये क्रेडिटर्स के हैं और ये लोन के हैं। ए के कॉलम में लिख देता हूं मैं 1800 रुपये, बी के कॉलम में लिख देता हूं मैं 11,350। अच्छा सी ने लिया है ये, तो सी के में लिख दीजिए 11,350।
ये क्रेडिटर्स एंड लोन है, आप ब्रैकेट में यहाँ पे दिखा सकते हो क्रेडिटर्स एंड लोन। क्या दिखाना है? क्रेडिटर्स एंड लोन। ठीक है, ये वाले अमाउंट दोनों मैंने बाय रियलाइजेशन करके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर कर दिए, और तो कोई पार्टनर का नाम यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अच्छा इसको अलग अलग भी लिख सकते हो आप, बाय रियलाइजेशन करके 1800 रुपये ए में लिख सकते हो, फिर पूरा खाली छोड़ सकते हो, फिर बाय रियलाइजेशन करके दोबारा सी में लिख सकते हो, फिर पूरा खाली छोड़ सकते हो। ठीक है, अब इसके बाद क्रेडिट साइड में देखते हैं, रियलाइजेशन में क्रेडिटर है, लोन है, ये एज कैपिटल, ए नहीं है, फर्नीचर और डेटर लिए हैं, तो टू रियलाइजेशन करके लिख दीजिए इसको, फर्नीचर एंड डेटर टेकन ओवर। कितने में लिए? 14560 में, राइट। फिर इसके बाद देखते हैं बी ने क्या लिया है, स्टॉक और सन्ड्री एसेट लिया है। जिस भी अकाउंट से आप पोस्ट करोगे वहां का नाम लिखोगे, चिट्ठी यहां से आई है तो इसकी जगह का नाम यहाँ पे आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट, राइट। तो 20 कैपिटल, स्टॉक और सन्ड्री एसेट लिया है इसने 21,900। फिर इसके बाद देखिए सी ने सन्ड्री एसेट लिया है 10,590, टू रियलाइजेशन सन्ड्री एसेट, ये 10,590। फिर इसके बाद देखिए ये पार्टनर्स कैपिटल में हमने लॉस डिस्ट्रीब्यूट किया है टू रियलाइजेशन अकाउंट करके, लॉस कितने का है? वो 5202 एंड 1734। ठीक है, अच्छा और कुछ तो है नहीं। अब इसका डिफरेंस निकाल लो फटाफट। डिफरेंस से मतलब है, जैसे अभी मैं ध्यान से देखूं तो मुझे दिख रहा है कि 14,000 और 5,000 19,762 रुपये हो गया, है ना। और ये हमारा 19,000 मतलब 20,250 हो गया ये, है ना। तो ये क्रेडिट का ही टोटल ज़्यादा आएगा, 20,050 रुपये इसका ए का टोटल हो गया क्रेडिट का। ठीक है, इसमें से ये घटा दो तो कितना आ रहा है डिफरेंस? ए को जो पेमेंट करना है हमको, टू कैश अकाउंट डिफरेंस कितना आ रहा है? 288। ठीक है, अब बी का आपका डेबिट का टोटल ज़्यादा है, राइट। डेबिट का टोटल कितना हो गया? इसमें से क्रेडिट के 13,000 रुपये लेस कर दो तो 10,634। ये इसको लाने पड़ेंगे बाय कैश अकाउंट करके, डिफरेंस लिख दो। अच्छा सी का देख लीजिए, सी का क्रेडिट का टोटल ज़्यादा है 20, इसका टोटल मैं लिख देता हूँ, दैट इज 23,634, 23,450। इसमें से ये पेमेंट दोनों के लेस कर दो तो इसका अमाउंट डिफरेंस कितना आ रहा है जो पे करना है? 1126, राइट। अब देखिए कैश अकाउंट को कंप्लीट करते हैं। कैश अकाउंट के लिए ओपनिंग बैलेंस तो मैं पहले ही लिख चुका हूँ, यहाँ देखता हूँ मैं कैश कहाँ पर है, ये बैंक के नाम से लिख दिया है, कैश है वो, क्योंकि कैश अकाउंट बनाऊंगा तो मुझे कैश ही लिखना पड़ेगा। 630 रुपीज़ आ रहे हैं तुम्हारे पास डेटर्स के, टू रियलाइजेशन डेटर्स के हैं ये। फिर इसके बाद क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ तो ख़त्म ना, कैश है नहीं कोई, यहाँ देखना कैश, ये रहा 810। हाँ, किसको पेमेंट हुआ है ये? रियलाइजेशन एक्सपेंस का, बाय रियलाइजेशन अकाउंट 810, ये एक्सपेंसेस का पेमेंट है। क्लियर? किसका पेमेंट है? एक्सपेंसेस का पेमेंट है। फिर इसके बाद क्या है? और तो कोई कैश है नहीं। अब यहाँ देख लो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इन दोनों को पेमेंट हुआ है, ए को और सी को, तो बाय एज कैपिटल, ये 2 से बाय में पोस्ट होगा ना, बाय एज कैपिटल कितने रुपए लिखने हैं मुझको? ए को कितना पेमेंट हुआ? 288। और बाय सीज कैपिटल ये आ रहा है
Can you see it? This is to come here. 11, 1 to 6. और कैश कहाँ पर है? यहाँ पर. ये बाएं से 2 साइड में आ जाएगा. 2 बीस कैपिटल अकाउंट. कितना अमाउंट? 10, 6, 3, 4. टोटल शैल बी एग्रीड. राइट? कितना आ जाएगा टोटल? 1, 2, 2 to 4. Is that okay? I hope this illustration will not only help you to understand how to solve the question, but also the various such type of questions. Do it, practice as much as you can, do related questions. Thank you.